Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss resources in Android. So in the previous video we have discussed Android manifest file. So it was one of the configuration file and it is useful in many scenarios, and it is, we can say, the heart of the Android application, because using it the operating system, the host operating system will know anything or everything about our application. Okay, when our application is being installed, this file will be read by the operating system, and then it will remember various configurations or various things about our application. Now yet another good approach or good important and interesting thing of Android application or the Android system is resources. See, हम बहुत सी आप लोगों ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, जैसे कि C++, जावा, .NET एट्सेट्रा. वेरिएबल्स आपने सभी ने यूज़ किए होंगे. ठीक है, वेरिएबल्स क्या है? तो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमें कोई डेटा एक्सेस करना होता है और उसको कहीं पे पर टेम्पररी स्टोर करके वापस कहीं किसी और जगह पे यूज़ करना होता है, तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं. एंड्रॉयड में भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मैकेनिज़्म रखा गया है रिसोर्सेज का. अगर आपको कोई डेटा ऐसा हो कि जो एक से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे यूज़ करना है विद इन सिंगल एक्टिविटी या विद इन योर एप्लीकेशन, तो आपको उसे प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करने के बजाय एज ए रिसोर्स बना के स्टोर करना चाहिए. क्योंकि देखो, हम जिस डिवाइस के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो डिवाइस एक छोटा सा हैंड हेल्ड डिवाइस है, और जो सुविधाएं कंप्यूटर में मिलती है हमें मेमोरी की दृष्टि से और स्क्रीन की दृष्टि से, वो सभी सुविधाएं हमें मोबाइल में या हैंड हेल्ड डिवाइस में नहीं मिलती. मतलब कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है डेवलपिंग में. ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए. मतलब कि आप सोचो कि वेरिएबल जो आप इंटीजर वेरिएबल आपके प्रोग्राम में डिफाइन करते हो, वो वेरिएबल सेंट्रली रखा गया. मतलब कि आपके प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया है, प्रोग्राम से बाहर डिफाइन किया आपने उसको एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन आपके प्रोग्राम मतलब कि आपका जो क्लास है, आपकी जो फाइल है, उसके बाहर किसी और जगह पे और ऐसी जगह पे एप्लीकेशन में उसको आपने स्टोर किया है कि पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे एक बार सेंट्रली किसी ऐसी जगह पे जहाँ से उसको कहीं पे भी आप एक्सेस कर पाओ. ओके, आपकी पूरी एप्लीकेशन में किसी भी फाइल में किसी भी प्रोग्राम में आप उसको एक्सेस कर सकते हो. तो कहने का मतलब डेटा इंटरनल नहीं रखा है, प्रोग्राम के अंदर डेटा डिक्लेयर नहीं किया, डिफाइन नहीं किया है. डेटा को कहाँ डिफाइन किया है? प्रोग्राम के बाहर, एक्सटर्नल. इससे क्या होता है एक्सटर्नल रखने से कि एक तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कोड कम हो जाता है, हमारी फाइल के अंदर कोड कम हो जाता है, और वो एक्सटर्नल रखने से उस कोड को हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन में किसी भी प्रोग्राम में किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं. दोबारा उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं रहती. तो ये मैकेनिज़्म, ये सोच से एंड्रॉयड में रखा गया है इस सोच के साथ. और ये जो सोच मतलब कि ये जो मैकेनिज़्म रखा है उसको रिसोर्सेज का है. यहाँ पे छोटे से छोटा इंटीजर से लेकर आपकी पूरी एक फाइल को भी आप रिसोर्स बना सकते हो. जैसे कि आपका कोई इमेज फाइल हो, जेपीजी हो, ओके, या वॉट एवर टाइप का इमेज हो, या इवन एक वीडियो हो आपके पास, उस वीडियो को भी एक ऐसे रिसोर्स बना के रख सकते हो आप. एक छोटा सा इंटीजर भी आप रिसोर्स बना के रख सकते हो, एक बुलियन वैल्यू भी आप रिसोर्स बना के रख सकते हो. तो कहने का मतलब किसी भी प्रकार का डेटा हो उसको आप रिसोर्स बना के रख सकते हो और सेंट्रलाइज कर सकते हो. मैं कहने का मतलब कि उसको कहीं पे भी विद इन योर एप्लीकेशन आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोग्रामेटिकली एज वेल एज XML में भी. तो बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है ये यूजिंग रिसोर्सेज. यूजिंग रिसोर्सेज इज़ अ गुड मैकेनिज्म. आइए इसको हम डिस्कस करते हैं. एंड्रॉयड हैज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज. आइडिया बिहाइंड दिस इज़ टू कीप द थिंग्स एक्सटर्नल टू आवर कोड. हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, मतलब कि जावा का कोड, डेटा उससे दूर रखना. वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे लेकिन डेटा उसके बाहर रखना. Keeping the resources external, it can be referenced from different places. Yeah,
हम एक्सटर्नल रखते हैं, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर नहीं रखा है, उसको क्लास के बाहर ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ से सभी क्लास को वो दिखाई दे और एक्सेस कर पाए. Simple resources such as strings, colors, arrays to more complex resources such as image, animations and themes can be used as well as menus. किसी भी तरह का रिसोर्स, मतलब कि आप जो भी सोचो डेटा, वो यहाँ पे रिसोर्स बन सकता है. कलर रिसोर्स बन सकता है, डिज़ाइन रिसोर्स बन सकता है, आपका स्क्रीन लेआउट जो डिज़ाइन करते हो वो भी रिसोर्स, जेपीजी फाइल, बीएमपी फाइल रिसोर्स, पीएनजी फाइल रिसोर्स, वीडियो फाइल वो भी रिसोर्स, टीएक्सटी फाइल वो भी रिसोर्स, फिर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर एरे, कलर, थीम, स्टाइल एट्सेट्रा, हर एक प्रकार का डेटा आप एज ए रिसोर्स बना के यहाँ पे सेव कर सकते हो. और वो रिसोर्स है क्या, कैसे उसको डिफाइन करें, वो भी हम देखेंगे अभी. बाय एक्सटर्नलाइजिंग वी कैन मेक देम इजी टू मेंटेन, अपडेट एंड मैनेज. अब देखो, कोड के बाहर हम उसे एक ही जगह पे डिफाइन कर रहे हैं, इसका एडवांटेज दूसरा भी है. एक तो ये सीधी सी बात हो गई कि हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा कि अगर कुछ चेंज करना हुआ इन फ्यूचर, ओके, इन केस, तो वो चेंज केवल एक ही जगह पे करना है, सेंट्रली जहाँ पे रिसोर्स स्टोर किया है वहाँ पे, और किसी भी जगह पे चेंज नहीं करना. फॉर एग्जांपल, मेरी एप्लीकेशन में 10 स्क्रीन है. अब वो 10 स्क्रीन में टेक्स्ट, जहाँ भी मैंने टेक्स्ट रखा है उन सभी टेक्स्ट का कलर मैं सेम रखना चाहता हूँ. तो ये हर जगह पे कलर सेट करने के बजाय कलर को मैं एक बार डिफाइन करूँगा एज ए रिसोर्स, और फिर हर जगह पे उसको सेट कर दूँगा. अब इन फ्यूचर मुझे इन केस कलर चेंज करना है तो मुझे हर एक स्क्रीन में जाके कुछ चेंज नहीं करना है, केवल और केवल जहाँ पे मैंने रिसोर्स बना के रखा है उस एक जगह पे मुझे कलर चेंज करना है, उसकी असर हर एक जगह पे हो जाएगी. ये उसका एडवांटेज है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफाइनिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. या ये एक बहुत ही अच्छी बात है ये मैकेनिज्म, टू इंक्लूड डिफरेंट रिसोर्सेज टू सपोर्ट वेरिएशन इन हार्डवेयर सच एज स्क्रीन एंड रेजोल्यूशन. देखो, एक सीधी सी बात है कि ये जो डिवाइस है वो रेक्टेंगल है, ओके, तो इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्लाइंट ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है. मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जब रन होती है तो डिवाइस का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है. तो आपने तो क्या किया होगा कि जब लेआउट बनाया होगा, स्क्रीन डिज़ाइन किया होगा, तो ये सोच कर बनाया होगा कि क्लाइंट आपके मोबाइल को इस तरह पकड़ेगा पोर्ट्रेट मोड में. लेकिन अगर लैंडस्केप मोड हुआ तो आपकी एप्लीकेशन क्या, उसका स्क्रीन एग्जैक्टली हो जाएगा फिट डिवाइस के स्क्रीन पे. सोचने जैसी बात है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, अल्टरनेटिव रिसोर्स. ये जो स्क्रीन है वो आपको एज ए रिसोर्स डिफाइन करना है, और एक नहीं 2 स्क्रीन बनाने हैं सेम टू सेम. कंपोनेंट्स उसमें सेम होंगे, व्यूज़, लेकिन एक स्क्रीन ऐसा कि जिसका डिज़ाइन पोर्ट्रेट हो, और दूसरा एग्जैक्टली सेम स्क्रीन सेम व्यू के साथ, लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट. फॉर एग्जांपल, आप पोर्ट्रेट मोड में 10 बटन्स को वर्टिकली अरेंज करते हो और उन्हीं 10 बटन्स को लैंडस्केप मोड में हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दो. अब क्या होगा कि आपको एज ए डेवलपर ये दोनों स्क्रीन एज ए रिसोर्स बना के सेव करनी, नाम दोनों के सेम देने हैं, ओके. इसे कहते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्स, एक ही नाम के 2 रिसोर्स. अब क्या होगा कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और जब वो स्क्रीन इसमें डिस्प्ले हो रही है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ओके, अगर मोबाइल इस तरह से रखा है तो पोर्ट्रेट स्क्रीन उसमें डिस्प्ले होगी, और अगर क्लाइंट ओरिएंटेशन चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली लेआउट चेंज हो जाएगा. ऑटोमेटिकली मीन्स हमें कुछ नहीं करना है, डेवलपर को केवल 2 स्क्रीन रखने हैं. फॉर एग्जांपल, अब ये स्क्रीन चेंज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने जो 2 रिसोर्स रखे हैं एक ही नाम के, तो उसको पता चल गया कि आपने अल्टरनेटिव रिसोर्स रखा है, तो वो अपने आप सिलेक्शन कर लेगा जो स्क्रीन बेस्ट है करंट ओरिएंटेशन की हिसाब से, उसको वो डिस्प्ले करेगा. तो ये एडवांटेज है अल्टरनेटिव रिसोर्स का. अल्टरनेटिव मतलब एक का अल्टरनेट दूसरा. ये अल्टरनेटिव में केवल 2 ही चीज़ होती है ऐसा नहीं है, इसमें और भी चीज़ हो सकती है. फॉर एग्जांपल, मुझे लोकेलिटी के अनुसार अपने क्लाइंट को एक ग्रीटिंग मैसेज देना है, तो एक ही स्ट्रिंग के एक ही मैसेज के आप अलग अलग वर्जन्स रख सकते हो अलग अलग भाषा में. जैसे गुजरात में मेरी एप्लीकेशन रन हो तो गुजराती में आए,
ग्रीटिंग शब्द। अगर महाराष्ट्र में रन होती है मेरी एप्लीकेशन तो मराठी भाषा में आए। उसी तरह से अलग अलग प्रांत में मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो उसके लोकेलिटी के अनुसार मैंने अपनी एप्लीकेशन में एक ही रिसोर्स के अलग अलग स्वरूप रख दिए, स्ट्रिंग रिसोर्स के। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस लोकेलिटी, अब मैंने सपोज कि एक ही प्रकार की 10 स्ट्रिंग रखी है अलग अलग भाषा में, नाम सबके सेम है, अब जब वो स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की आवश्यकता होगी तब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि डिवाइस का लोकल क्या है, डिवाइस का लोकल सेटिंग क्या है। वो एनवायरनमेंट नहीं देखता, वो जीपीएस से एनवायरनमेंट नहीं देखेगा, डिवाइस में लोकेलिटी कौन सी सेट की है, कौन सा रीजन सेट किया हुआ है। अगर वो महाराष्ट्र का लोकेलिटी सेट किया हुआ है डिवाइस में तो वो महाराष्ट्र के लिए अगर हमने कोई स्ट्रिंग बना के रखा है तो वो मराठी भाषा का डिस्प्ले करेगा फॉर एग्जांपल। इस तरह से एक्चुअली वो वातावरण से कुछ नहीं लेगा, वो डिवाइस में जो सेटिंग है उसी को वो पढ़ के लोकेलिटी को समझेगा और फिर उस प्रकार की स्ट्रिंग को एक्सेस करेगा। तो ये दूसरा एडवांटेज है अल्टरनेटिव रिसोर्स का। ये तो मैंने आपको यहाँ के लोकल स्टेट्स के बारे में बताया, कंट्री के बारे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में एप्लीकेशन रन करवानी है तो हिंदी में, अमेरिका तो वहाँ की लैंग्वेज, फ्रांस तो वहाँ की लैंग्वेज, जापान तो वहाँ की लैंग्वेज। ओके, तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट को थोड़ा यूज़र फ्रेंडली मैसेज दे सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये पॉसिबल है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के से, मतलब कि एक ही रिसोर्स के अलग अलग स्वरूप, नाम सबके सेम। It also helps us to change the layout based on the screen size and orientation, images based on screen density, etc. अब एक ही इमेज के आप अलग अलग स्वरूप रखोगे। एक हाई डेंसिटी वाला इमेज, वही इमेज लो डेंसिटी वाला भी आप बना के सेव करोगे, मीडियम डेंसिटी वाला भी बना के सेव करोगे। अब एक ही इमेज के 3 अलग अलग स्वरूप आपने रख दिए, नाम तीनों के सेम। अब जब वो इमेज डिस्प्ले करने की आवश्यकता होगी स्क्रीन पे तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस का स्क्रीन जो है उसके अनुरूप कौन सी इमेज बेस्ट है उसका चयन करेगी, सिलेक्शन करेगी और क्लाइंट को डिस्प्ले करेगी। तो एज ए डेवलपर हमें केवल और केवल रिसोर्सेज बना के रखने हैं, उसका सिलेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करेगी। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट रिसोर्सेज। एप्लीकेशन रिसोर्सेज आर स्टोर्ड इन RES फोल्डर विद इन आवर एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन में एक RES फोल्डर होता है, वहाँ पे ये सभी रिसोर्स स्टोर होंगे। ठीक है, ईच रिसोर्स टाइप इज स्टोर्ड इन सब फोल्डर ग्रुप बाय इट्स रिसोर्स टाइप। अब देखो ये RES जो है वो तो एक टॉप लेवल डायरेक्टरी है। ओके, सभी रिसोर्सेज उसके अंदर होंगे। अब पर्टिकुलर रिसोर्स के टाइप के अनुसार एक सब डायरेक्टरी होगी RES के अंदर, उसमें आपके अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया होगा अलग अलग डायरेक्टरी में। ओके, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो स्टूडियो में, एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो उसमें बहुत से फोल्डर्स, मतलब कि पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ आता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। उसी में एक RES नाम का भी फोल्डर होता है जो रिसोर्सेज के लिए होता है। ओके, और इस RES फोल्डर के अंदर कुछ और भी फोल्डर्स बने हुए ऑलरेडी आते हैं। वी कैन एड न्यू रिसोर्सेज, एडिट एनी रिसोर्स बाय अपडेटिंग द फाइल्स अवेलेबल इन दिस सब फोल्डर्स। हम कोई भी नया रिसोर्स बना सकते हैं, नया रिसोर्स फोल्डर बना सकते हैं और जो मौजूदा रिसोर्सेज है उनको हम अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज बाय डिफ़ॉल्ट बन के भी आएंगे। These resources are generally defined in XML। देखो ये रिसोर्स जो है वो आप XML में डिफाइन करोगे। ओके, एन अल्टरनेटिव विजार्ड इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मतलब कि अगर आपको XML अच्छा नहीं लगता, मतलब कि यू आर नॉट यूज टू XML, बट हो जाओगे, ये यूज़ करोगे तो हो जाओगे वेरी इजी। तो आप विजार्ड के थ्रू भी वैल्यू सेट कर सकते हो, जैसा मैनिफेस्ट फाइल में था। ओके, उसी तरह से यहाँ पे विजार्ड थ्रू भी आप वैल्यू को सेट कर सकते हो। Okay, when our application is built, all these resources are compiled and a class named R is created which contains references to all these resources।
हमारा प्रोजेक्ट जब कंपाइल होता है, हमारी एप्लीकेशन जब कंपाइल होती है, तो उसमें एक आर नाम की ऑटो जनरेट फाइल भी बनती है। वो एक्चुअली बनी हुई होती है, वो हर बार अपडेट होती है। उसमें क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में जितने भी रिसोर्स डिफाइन करते हो, वो हर एक रिसोर्स का आइडेंटिफायर उसमें बन जाता है। वो आइडेंटिफायर इसलिए बनता है क्योंकि जो आपने रिसोर्स बनाया है वो XML में है, और ज़्यादातर केस में आप उसे एक्सेस करोगे जावा से। आपकी एप्लीकेशन में जो एक्टिविटीज़, सर्विस वगैरह होंगी, वहाँ से आप उसको एक्सेस करना चाहोगे जावा थ्रू। तो कुछ ऐसा माध्यम, कुछ ऐसा इंटरफेस होना चाहिए कि जिसके द्वारा आप जावा के कोड में से वो XML में डिफाइन हुआ रिसोर्स एक्सेस कर पाओ। तो ये आर जो है, आर वो माध्यम है, इंटरफेस है। जितने भी रिसोर्सेज बनते हैं उन सब का एक जावा आइडेंटिफायर बन जाता है। ये आर जो क्लास है, फाइल है, वो जावा का क्लास है, जावा की फाइल है। जितने भी रिसोर्स आपके बने हैं, जितने भी डिफरेंट रिसोर्स टाइप है, वो सभी टाइप के अनुरूप एक एक लोकल क्लास बनता है, टॉप लेवल लोकल क्लास बनता है इस आर क्लास में। आर खुद एक क्लास है, आउटर क्लास। उसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड क्लास है, और वो जो नेस्टेड क्लास है वो रिसोर्स के टाइप के अनुरूप है। जैसे कि इमेजेस की बात करें तो सभी इमेजेस जो है वो ड्रॉएबल फोल्डर में होती है, ड्रॉएबल टाइप का रिसोर्स कहते हैं उसको। तो इस आर क्लास के अंदर एक ड्रॉएबल नाम का क्लास होगा, टॉप लेवल नेस्टेड क्लास, और आपने ड्रॉएबल फोल्डर में जितनी भी फाइल्स रखी है, इमेजेस रखी है, उन सभी इमेजेस का एक आइडेंटिफायर बन जाएगा इस ड्रॉएबल क्लास के अंदर, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप का, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर। पब्लिक है इसलिए उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे, स्टैटिक है इसलिए यूज़ करने के लिए क्लास का नाम क्या है, ड्रॉएबल। लेकिन ड्रॉएबल तो आर के अंदर आया हुआ है, इसलिए एक्सेस कैसे करेंगे उसको, r.drawable.identifier। इंटीजर है तो वो एक एड्रेस देगा, ओके, और फाइनल है मतलब कि हम चेंज नहीं कर पाएंगे उसको। यूजिंग दिस रेफरेंसेस वी कैन इजीली रिफर टू रिसोर्सेज फ्रॉम आवर जावा कोड। ये जो आर नाम की फाइल हर बार ऑटो कंपाइल होती है, उसके द्वारा हम अपने किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑल द रिसोर्स फाइल मस्ट बी नेम्ड इन स्मॉल लेटर्स। ये आपको याद रखना है, जितने भी रिसोर्स आप डिफाइन करते हो, जो भी फाइल डिफाइन करते हो, उसको आपको उसका नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ओके। नंबर्स, पीरियड एंड अंडरस्कोर आर अलाउड, ओके। स्मॉल लेटर में होगा नाम, और उसमें लेटर्स पॉसिबल है, नंबर्स पॉसिबल है, डॉट एंड अंडरस्कोर भी पॉसिबल है। देखो ये एक आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए, ये आपकी एप्लीकेशन है, उसमें ये RES फोल्डर, इसमें बहुत सारे फोल्डर्स ऑलरेडी बिल्ट इन आते हैं। ये एनिम फोल्डर बिल्ट इन नहीं आता, वो मैंने बनाया है। मेनू फोल्डर भी बिल्ट इन नहीं आता, वो मैंने बनाया। बाकी के सब फोल्डर्स बिल्ट इन आए। सबसे कॉमन है ये वैल्यूज़ फोल्डर, उसमें देखो कलर्स के रिसोर्सेज है, ये अलग अलग कलर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं XML में। फिर स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स भी यहाँ पे, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये एक स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइन होके यहाँ पे आती है, ओके। फिर स्टाइल्स, मतलब कि अलग अलग फाइल्स में आपको एक समान सेटिंग्स देना है तो वो आप स्टाइल्स के द्वारा दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे रिसोर्स में कोई भी नया रिसोर्स आपको ऐड करना हो या फोल्डर ऐड करना हो पर्टिकुलर टाइप का, तो आप कर सकते हो। जैसे कि RES में राइट क्लिक करना है और फिर न्यू पे क्लिक करना है। अगर फोल्डर बनाना चाहते हो तो रिसोर्स डायरेक्टरी, ओके। और फिर यहाँ पे रिसोर्स का टाइप आपको सिलेक्ट करना है जो भी हो आपका। जैसे कि मुझे रो रिसोर्स बनाना है तो रो, गाना, ऑडियो, वीडियो वगैरह हम इसमें रखते हैं रो में। देखो ये रो फोल्डर बन गया, ओके। उसी तरह से सपोज़ मुझे कोई फाइल बनानी है तो वो मैं फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा, और फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू, और फिर रिसोर्स फाइल जो भी है, ओके। तो फोल्डर ऐड करना है तो RES पे राइट क्लिक करके करेंगे, और रिसोर्स ऐड करना है, रिसोर्स फाइल, तो सब फोल्डर पे क्लिक करके न्यू रिसोर्स फाइल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो R फाइल का बोल रहा था, तो वो आजकल r.txt नाम से वो फाइल बनती है।
मेरे ख्याल से। तो उसको आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे लिख के आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो में अगले वीडियो में मैंने कहीं पे आपको ये फ़ाइल एक बार बताई थी, आपको शायद याद हो तो। और वो आपको मैंने कहाँ से बताई थी, प्रोजेक्ट में। कहीं पे था वो, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कहाँ पे मैंने आपको बताया था, लेकिन वो यहाँ पे कहीं पे होता है r.txt, जो मैंने बताया आपको कि उसमें रेफरेंसेस होते हैं। जनरेटेड, ऐप जनरेटेड, build config, outputs, logs, वो यहीं कहीं पे होती है, लेकिन एग्जैक्टली अभी मुझे मिल नहीं रही। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो फाइल। ठीक है, यहीं पे हमने सर्च करके उसको एक बार